मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी कि गुड्डू और बबलू की वर्जिनिटी लूज करवा दी गई थी क्योंकि उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था और अब तो इन दोनों को बॉडी ठिकाने भी लगानी थी। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि गुड्डू और बबलू ऑलमोस्ट एक पुलिस वाले के थ्रू फंसने ही वाले थे और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे पुलिस वाला बार बार के अंदर कह रहा था कि दरवाजा खोलो। आखिर इतनी देर लग किसमें रही है, जहाँ पे अंदर बबलू ने सारी चीजें संभाल ली थी। जो कारपेट नीचे था और जिससे काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा था, उसी के ऊपर बबलू ने काफी सारा पानी गिरा दिया। जब पुलिस वाला पूछता है कि आखिर इतना सब कुछ गीला कैसे हुआ, तो बबलू बताता है कि कोई पागल आदमी था जिसने कि पानी गिरा दिया। इसी के कारण सारे के सारे कारपेट के अंदर से जो कि लाल कलर के थे उनमें से उनका कलर निकल गया। पुलिस वाला बात मान जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगर 1-2 मिनट की देरी और होती तो गुड्डू उसी समय पुलिस वाले को उड़ा देता। गुड्डू गाड़ी के अंदर बैठा बैठा भी अपनी दवाइयाँ ले रहा था। रात होने पे उस आदमी की बॉडी को जला दिया जाता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को गलत तो लग रहे थे कि ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जब काम में घुस ही चुके थे तो काम कंटिन्यू कर रहे थे। सीन जिसके बाद इन्हीं के घर के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे बबलू काफी ज्यादा पढ़ाइयों के अंदर लगा हुआ था। उसकी काफी अच्छी एजुकेशन थी, उसे काफी सारे अवार्ड भी मिले थे और अब वो कालीन भैया के अकाउंट्स को पूरी तरीके से संभाल चुका था। बुक वगैरह लेके बैठा था जिसके अंदर उसने सारी लिखा पढ़ी कर रखी थी। और उसके बाद में जितने भी कबूतर थे, यानी कि जितने भी गन्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनकी सारी डिटेल्स वो कंप्यूटर के अंदर फीड करना शुरू करता है। अब जब गुड्डू कुछ भी नहीं करा था तो वो सीधा शीशे के सामने चला जाता है और अजीब अजीब की हरकतें करने लगता है। उसे काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है, साथ ही में उसके सर के बाल भी उतर रहे थे और इस तरीके की पागल हरकतें कर रहा था जैसे कि पागलपन उसके सर पे चढ़ गया है। काफी ज्यादा गुस्से में था और ये सारी चीजें बबलू को समझ में आ रही थी कि गुड्डू भैया जो दवाइयाँ ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर साइड इफेक्ट कर रही है। गुड्डू हर वक्त एक्सरसाइज किया करता था, जिसके बाद में अगली सुबह जब स्वीटी और गोलू दोनों कॉलेज जा रहे थे तभी यहाँ पे गुड्डू पहुंच जाता है, जो कि स्वीटी के लिए गिफ्ट लेके आया था। इसी के साथ में गुड्डू बबलू के पास पहुंच जाता है और ये दोनों ही किसी राजेश मिश्रा के पास जाते हैं, जो कि खुद भी एक कबूतर ही था। दोनों बैठते हैं, बातचीत वगैरह करते हैं और फिर पूछा जाता है कि राजेश मिश्रा का आखिर जौनपुर से क्या लेना देना है, उसकी वाइफ जौनपुर की है ना। तो राजेश थोड़ा बहुत घबरा जाता है कि हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो फैमिली मेंबर है। तब यहाँ पे गुड्डू और बबलू दोनों ही राजेश से पूछते हैं कि आखिर कट्टों का व्यापार इतना ढीला कैसे जा रहा है। तब राजेश बताता है कि गन्स की क्वालिटी काफी ज्यादा गिर गई है, कोई आदमी गन खरीदने को तैयार ही नहीं है। इवन जो हमने गन्स बेची है उसे भी लोग लौटा लौटा के पैसे ले जाते हैं, इसी कारण मार्केट बहुत ज्यादा खराब है। गुड्डू खड़ा हो जाता है और पूरे घर के अंदर चेकिंग करने लगता है। वो कुछ बॉक्सेस को ओपन करता है। इसी वक्त बबलू भी कुछ पेपर्स निकाल के दिखाता है और बताता है कि यही आपके साले साहब है ना, जिनका जौनपुर से आप कंटिन्यूअसली हर हफ्ते बात किया करते हैं। हर हफ्ते आपका साला आता है, एक संदूक लेके जाता है, एक संदूक दे के जाता है। इसका मतलब था कि राजेश मिश्रा कोई जौनपुर का बंदा था जो कि कालीन भैया के साथ में फ्रॉड कर रहा था। वो जौनपुर के अंदर बने हुए कट्टे, जो कि बहुत ही बकवास कट्टे थे, उन्हें मिर्जापुर के अंदर लाके बेच रहा था और जो मिर्जापुर के बने हुए अच्छे कट्टे थे वो सारे के सारे जौनपुर के अंदर बेच रहा था। बबलू राजेश मिश्रा से कोई बात करता उससे पहले ही बिना बात किए ही गुड्डू ने उस आदमी को गोली मार दी और वो वहीं पे मर गया। बबलू से समझाता है कि भैया आपने ये क्या किया, हम बात कर तो रहे थे। तब गुड्डू कहता है कि इस आदमी की कोई जगह नहीं है, ये आगे जाके भी फ्रॉड ही करता। पता चलता है कि अंदर से उसकी बीवी और बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। गुड्डू अंदर जाता है और अपनी रिक्वायरमेंट की चीज ले आता है। असल के अंदर उसे माँ का दूध चाहिए था और इसीलिए वो अंदर वाली लेडी से एक बॉटल लेके आ जाता है। इसी के साथ में सीनिया कोर्ट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे पंडित जी कंटिन्यूअसली मुख्यमंत्री को हमेशा लेटर्स लिखा करते थे कि मिर्जापुर का क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ सीन कालीन भैया के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे ऑफिस के अंदर भी कंप्यूटर वगैरह लगा दिया जाता है और यहाँ का सारा अकाउंट्स बबलू को संभालना था। पूजा पाठ कर दी जाती है, पंडित जी और सबको दक्षिणा दे दी जाती है। जिसके बाद में कालीन भैया और मकबूल दोनों यहाँ पे थे, जो कि बबलू और गुड्डू दोनों से पूछते कि बताओ आखिर अभी तुमने क्या सोचा है। बबलू बताता है कि सबसे पहले तो सिस्टम की सफाई करनी होगी, यहाँ पे बहुत सारे गद्दार भरे हैं। इसी के साथ में जितने भी आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी बजाय औरतों और बच्चों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी ना तो ठीक से काम करते हैं, ऊपर से बीड़ी सिगरेट पीते हैं। इसी के कारण यहाँ पे बम धमाके होते हैं। जो भी औरतें काम करने आएंगी वो घर पे जल्दी चली जाएंगी और काम भी पूरा करके जाएंगी और अच्छे से काम करेंगी। उन लोगों को काम धंधा भी मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे एक लड़का और काम करने के लिए आता है, जो कि मकबूल का भांजा था। इस लड़के का नाम बाबर था। मकबूल पहले तो डांटता है बाबर को कि ये तो बहुत छोटा है, इसकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, इसे इस काम के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कालीन भैया कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं कहते, ये परिवार का सदस्य है और अब जब आ गया है तो हम इसे अपने पास ही रखेंगे। मकबूल बाबर को एक ही बात समझाता है कि अगर तू त्रिपाठियों के साथ में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुझे दुनिया का सबसे ज्यादा वफादार आदमी बन के रहना पड़ेगा। अगर एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा भी करेगा। बाबर सारी बात अच्छी तरीके से सुन रहा था। इसी के साथ में वापस बबलू से पूछा जाता है कि और बताओ और क्या क्या करना है। तब वो कालीन भैया को कहता है कि आप अपने घर पे सारे कबूतरों को खाने पे बुलाइए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कालीन भैया के घर पे सत्यनारायण की कथा रखी गई, जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर, इसी के साथ में जितने भी गन्स डिस्ट्रीब्यूटर थे, सारे के सारे कबूतरों को बुलाया गया और अब बबलू एक एक करके लिस्ट के अंदर से कुछ लोगों को अलग कर देता है। मकबूल उन सारे लोगों को अलग कर देता है और एक अलग कमरे के अंदर बिठा के बहुत ही शानदार वाला खाना खिलाता है। ये लोग पूछते भी है मकबूल से कि आखिर कालीन भैया ने हमें अलग से बिठा के क्यों खिलाया है। मकबूल कहता है कि हाँ, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी बस इसीलिए। जिसके बाद में कालीन भैया और बबलू यहीं पे खड़े थे, जहाँ पे बबलू उन कबूतरों को बताता है कि आज के बाद कोई भी उधार के अंदर कट्टों को नहीं खरीदेगा बल्कि कैश के अंदर खरीदेगा। तो यहाँ पे उस्मान भाई बैठे थे, वो बताते
बताते हैं कि हमारा सारा पैसा तो ये पुलिस वाले ले जाते हैं। तो बबलू बताता है कि आज के बाद पुलिस ऑफिसर आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेके जाएंगे, अगर वो कोई भी बात करेंगे तो सीधा हमसे करेंगे। पुलिस ऑफिसर यानी कि गुप्ता जी भी पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तब कालीन भैया कहते हैं कि आप खाना खाइए, मीठा हम आपको बाद में खिलाएंगे। इसी के साथ में सीन उस कमरे के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और उस कमरे के अंदर गुड्डू को भेज दिया जाता है एक मशीन गन लेके और वो धड़ाधड़ करके सबको वहाँ पे मार डालता है। इसके पीछे कारण ये था कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो सारे के सारे गद्दार थे। कालीन भैया का माल जौनपुर के साथ में अदला बदली करते रहते थे। इसी के कारण सिस्टम को साफ करना था, सारे के सारे गद्दारों को हटाना था और जौनपुर का किस्सा खत्म करना था। मकबूल खुद देखता रह जाता है कि गुड्डू ने कितने सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया। उसके बाद में यहाँ दूसरी तरफ मीटिंग चल रही थी। कालीन भैया, बबलू और सारे पुलिस वाले बैठे थे जहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बबलू समझाने लगता है कि अगर आप कबूतरों से जाके पैसा लेते हैं तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है, ऊपर से कालीन भैया के नाम से आप पैसा लेते हैं तो वो चीज भी बहुत ही बुरी लगती है। अगर आप लोगों का हिस्सा आएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि गन्स का धीरे धीरे आगे जाने के बाद में काम बढ़ने ही वाला है। जितना ज्यादा काम बढ़ेगा उसमें आपका हिस्सा अलग ही निकल जाएगा। पुलिस वालों को ये बात कहीं ना कहीं जाके हजम नहीं हो रही थी, लेकिन कालीन भैया उन्हें अच्छी तरीके से समझाते हैं और उसके बाद में एक पान का डब्बा आगे करते हैं। असल के अंदर इन सब पुलिस वालों का मुंह बंद करने के लिए पान के डब्बे के अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे ताकि अभी के लिए तो ये पुलिस वाले चुप हो जाएं। इसी के साथ में बबलू और गुड्डू यहाँ पे उस आदमी को खड़ा कर देते हैं जिसने इन झंडू गन्स की क्वालिटी की 12 बजा के रखी थी। उस आदमी को यानी कि क्वालिटी कंट्रोलर को खुद बोला जाता है कि गन्स आप ही बनाते हैं ना, तो चलिए उठाइए, टेस्ट करके दिखाइए। तो ये आदमी अपने लेफ्ट हैंड से गन चलाता है। तो गुड्डू कहता है कि अरे आप तो राइट हैंडर है ना, एक काम करिए सीधे हाथ में भी बंदूक लीजिए, दोनों एक ही बार में काम करेंगे तो समय कम बर्बाद होगा। इस क्वालिटी कंट्रोलर की खुद की फटी हुई थी क्योंकि इसे पता था कि ये बहुत ही बकवास गन्स बना के दे रहा है, क्योंकि वो गन अपने आप के अंदर ही फट जाती है। गन चल तो जाती है लेकिन इस क्वालिटी कंट्रोलर की किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक भी गन इसके हाथ में नहीं फटी। तब यहाँ पे बबलू बताता है कि देखिए हमें अच्छी तरीके से पता है कि माल कहाँ से आता है और किस तरीके से बनता है, पहले गन्स नहीं फटा करती थी तो फिर आखिर अब क्यों फट रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, चेक करिए आप, नहीं तो अगली बार हर रोज आपसे कट्टा चलवाया करेंगे। यानी कि गुड्डू और बबलू कालीन भैया के अंदर के खोखले सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ये क्वालिटी कंट्रोलर सबको यहाँ से भगा देता है और उसके बाद में एक आदमी को कॉल करता है कि आज के बाद में घपला वगैरह करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास में खाने के लिए हाथ भी नहीं रहेंगे। साला हमसे ही टेस्ट करवा रहे थे ये दोनों तो। जिसके बाद में सीनिया पंडित जी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो हर समय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा करते थे मिर्जापुर के अंदर क्राइम रेट बढ़ने के। तो यहाँ पे जज पहुंच जाते हैं जो कि पंडित जी को कहते हैं हमने आपको बचपन से देखा है, आप बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है, हम जानते हैं, लेकिन आप मिर्जापुर को भी तो जानते हैं जहाँ पे क्राइम रेट कभी कम नहीं हो सकता। उसके बाद में वो पंडित जी के कान में आके कहते हैं कि हमने तो अभी नई नई बात सुनी है कि आपके दोनों लॉन्डो ने भी कालीन भैया को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर अब आखिर आप किसकी तरफ रहेंगे, कोशिश करिए कि उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालिए। इसी के साथ में गुड्डू रात के अंदर कालीन भैया के घर से बाहर निकल रहा था और यहाँ पे मुन्ना भैया भी घर से बाहर ही जा रहे थे, जहाँ पे मुन्ना भैया अपने दोस्तों यानी कि कंपाउंडर के क्लिनिक पे पहुंच गए थे। कंपाउंडर के साथ में उसकी दादी माँ रहा करती थी। कंपाउंडर उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था क्योंकि वही उसकी फैमिली के अंदर एक अकेली बची थी। इसी के साथ में सीन यहाँ स्वीटी और गोलू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। स्वीटी यहाँ पे गुड्डू के दिए हुए इयररिंग्स को पहन रही और बताती है कि वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो गोलू कहती है कि फर्क क्या पड़ता है, पहनने तो आपको ही है ना, और अगर नहीं पहनने तो आप दे दीजिए। साथ ही में गोलू स्वीटी से ये भी पूछती है कि आप गुड्डू भैया को लेकर सीरियस तो है ना, ऐसा तो नहीं कि आप सीरियस नहीं है और बेचारे का दिल टूट जाए। तब स्वीटी कहती है कि हम तो सीरियस है, लेकिन आखिर पापा से कौन बात करेगा, शायद पापा नहीं मानेंगे। तो गोलू कहती है कि आप बस अपना शोर करिए, अगर आप सीरियस है तो पापा से हम खुद बात करेंगे। अगले दिन स्वीटी खुद गुड्डू से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे स्वीटी वही वाले इयररिंग्स पहन के आई थी। गुड्डू उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था और मन ही मन वो स्वीटी को बहुत पसंद भी करने लगा था, लेकिन शुरुआत करने से पहले वो स्वीटी के सामने गन रख देता है और बता देता है कि हम वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व है, अगर तुम्हें ये चीज मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ाना, नहीं तो तुम अभी के अभी ये इयररिंग्स खोल के यहाँ से जा सकती हो। जहाँ पे स्वीटी उस गन के अंदर से बुलेट्स को बाहर निकाल देती है और गन को चला के वापस रख देती है और बताती है कि गन से हमको कभी भी डर नहीं लगता, वायलेंस तो हमने हमेशा बचपन से देखा है, डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए और हमें तुमसे आखिर अलग कौन कर सकता है, तुम हमारे साथ रहोगे ना और हमारी सेफ्टी करोगे ना। तब गुड्डू मन ही मन एकदम श्योर हो चुका था कि अब वो स्वीटी के साथ ही रहेगा, इवन उसकी सेफ्टी भी करेगा और उसे शादी भी करेगा। जिसके बाद में रात के अंदर ही पंडित जी के घर का सीन दिखाया जाता है। इस समय डिम्पी घर पे नहीं थी, तो पंडित जी अपनी वाइफ से पूछते हैं कि डिम्पी कहाँ पे गई है। तो पंडित जी की वाइफ बताती है कि डिम्पी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे पढ़ने के लिए गई है। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि मिर्जापुर की रात कितनी बुरी होती है और डिम्पी को तुमने अकेले भेज दिया। गुड्डू कहता है कि आखिर मजाल किसकी है कि मिर्जापुर के अंदर कोई डिम्पी को हाथ लगा के दिखा दे, हाथ ना तोड़ देंगे उसका। तभी पंडित जी बोलते हैं कि हाँ हम तो भूल ही गए कि हमारे घर के अंदर दो गुंडे बैठे हैं, वो आखिर कैसे कुछ होने देंगे। गुड्डू रात को भी नहीं दिखा करता था, इवन रात के अंदर भी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज किया करता था। ये सब कुछ उन टैबलेट्स के कारण हो रहा था जो कि गुड्डू कंटिन्यूसली ले रहा था। अगले दिन गुड्डू और बबलू ने मिलकर उन लोगों को बुलाया था जो कि मिर्जापुर के सबसे छठे हुए बदमाश थे। मकबूल एक एक चोर उचक्के मर्डरर हर इंसान को उठा के गुड्डू और बबलू के सामने ले आता है, जहाँ पे चोर उचक्के कहते हैं कि हम तो सबसे वफादार लोगों की गिनती में आते हैं, हर बार कालीन भैया को हिस्सा दे देते हैं, वो भी वफादारी के साथ में। तो बबलू बोलता है कि तभी तो आप लोग आज हमारे सामने बैठे हैं, आखिर हमें आपसे गन से रिलेटेड बात करनी है, जो कट्टों की रिक्वायरमेंट है बहुत ही गिरती जा रही है। तो ये गुंडे बोलते हैं कि हमारे पास में उतने कट्टे हैं जितनी हमको
जरूरत है तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा कट्टे क्यों रखेंगे, और हम में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कट्टे तक भी नहीं है। जिसके बाद में बबलू बोलना शुरू करता है कि अगर हम गन बनाते हैं तब जाके आप लोगों को मार पाते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक गुंडा बोल जाता है कि अगर हम कट्टों का इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप गन बनाएंगे ना, अगर हम इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप बनाएंगे क्या। सब एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे गुड्डू बोल पड़ता है कि इसका मतलब है कि हम लोगों के बीच में बिल्कुल एकजुटता होनी चाहिए, अगर हम बनाते हैं तो आप इस्तेमाल करिए और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा बनाते जाएंगे। लेकिन इस समय इनमें से कई सारे चोरों के पास में गन्स थी ही नहीं, जहाँ पे बबलू ने इन सारे चोरों के लिए यहाँ पे काफी सारी गन्स और इसी के साथ में बुलेट्स भी रख रखी थी और बोला था कि आज के लिए सारी की सारी बंदूकें और गोलियां बिल्कुल फ्री है, इन्हें लेके जाइए, बेचिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए और उसके बाद आपको देने के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं। सारे चोर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर ये क्या नई स्कीम चली है, हमें फ्री में आखिर ये बंदूकें क्यों मिल रही है। ये सारी बातें मुन्ना भैया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब यहाँ पे मीटिंग चलती है तो मुन्ना कहता है कि आप लोग पागल हो गए हैं क्या, इन चोर उचक्कों को फ्री के अंदर बंदूकें बांटने की क्या जरूरत थी, कितना नुकसान करा दिया। तो बबलू कहता है कि भैया थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे इन लोगों के मुंह पे खून लगाया गया है तो इन्हें खून की आदत होगी, एक बार अगर ये गन चलाना शुरू करेंगे उसके बाद में वापस से गन की डिमांड करेंगे और गन की डिमांड बढ़ते ही हम लोगों के कट्टों की प्राइस भी बढ़ जाएगी, देखिएगा प्रॉफिट कितना जल्दी होता है। मुन्ना का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था और कालीन भैया देखते रह जाते हैं कि आखिर इन्होंने बिजनेस कितनी अच्छी तरीके से संभाला है। यहाँ पर अब मुन्ना खुद को काफी ज्यादा अकेला फील करता और इस समय उसके साथ सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडर ही बैठा था। मुन्ना के पास में उस्मान मियाँ का कॉल आता है जो कि बताते हैं कि धंधे की 12 बजी हुई है, काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। मुन्ना कहता है आपको क्या लगता है, हमको दिखता नहीं है कि धंधे के अंदर कितना ज्यादा हानि हो रहा है, अभी पापा कहे हैं कि थोड़े दिन रुक जाइए, देखते हैं उसके बाद में क्या होगा। उस्मान ये बात सुन के फोन रख देता है। जिसके बाद में मुन्ना कंपाउंडर को कहता है कि मिर्जापुर के अंदर बच्चा बच्चा गन्स लेके घूम रहा है और तुम अभी तक भी उस्तरे पे अटके हुए हो, आखिर ऐसा क्या है इस उस्तरे में। तब कंपाउंडर बताता है कि इस उस्तरे की बात बहुत ज्यादा खास है, जब किसी इंसान को इस उस्तरे से काटा जाता है तो उसके गले से आवाज नहीं निकलती बल्कि खून की उल्टियां होती है, आपके चेहरे के ऊपर खून की बूंदें गिरती है और इसी के साथ में काफी सारा खून बहता है। इससे फील होता है कि हमने किसी इंसान को मारा है। अब तक भी ये बातें मुन्ना समझ नहीं रहा था और मुन्ना इस समय वॉशरूम जाने के लिए निकलता है, लेकिन कंपाउंडर कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपके एकदम परम मित्र हैं तो हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों जैसे शौचालय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी गलती से मुन्ना भैया के पैर को गंदा कर देता है और मुन्ना भैया उस आदमी को वहीं पे धर लेता है और कहता है कि अभी के अभी पैर को साफ करो। ये आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कंपाउंडर और मुन्ना भैया दोनों ही उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। इस बार मुन्ना भैया पहली बार उस तरह का इस्तेमाल करते हैं और उसके पूरे के पूरे चेहरे को काट देते हैं, लेकिन तब कंपाउंडर कहता है कि रुकिए, हम आपको डेमो देते हैं कि आखिर काटना कैसे है। कंपाउंडर उस आदमी के गले को बहुत धीरे धीरे करके काट देता है जिसके अंदर से हद से ज्यादा खून निकलता है। तब जाके मुन्ना को समझ में आता है कि मुन्ना ने जो कट चेहरे पे लगाए थे वो कट कितने ज्यादा छोटे थे और जो गले पे धीरे धीरे करके कट लगा था वो कितना ज्यादा बड़ा है, यानी कि इस चीज में अलग ही तरह का सुकून है। साथ ही में मुन्ना कंपाउंडर को लेके इतना ज्यादा श्योर हो चुका था कि उससे ज्यादा वफादार आज की डेट में कोई भी नहीं है और अगर कभी भी जरूरत आ गई तो कंपाउंडर कुछ भी कर सकता है मुन्ना के लिए। इसी के साथ में अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले किन्नरों को मना कर रहे थे कि आखिर तुम रोड पे भीख मत मांगा करो, जहाँ पे किन्नर कहते हैं कि अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे क्या, आप हमें तो काम करके देंगे नहीं। यहाँ पे काफी ज्यादा बहस हो जाती है और पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। इसी समय सारे के सारे किन्नर गुड्डू और बबलू दोनों को देख लेते हैं और इसी के साथ में उन्हें पहचान भी लेते हैं कि तुम दोनों तो गुड्डू और बबलू हो। तो गुड्डू कहते हैं कि आखिर आप हमें पहचाने कैसे। तभी किन्नर का हेड बताते हैं कि शहर के अंदर अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे पास में खबर आती है, सबसे सॉलिड नेटवर्क हमारा ही तो होता है। बबलू उसे कुछ पैसे दे देता है और वो दोनों इनको खूब सारी दुआएं देके चले जाते हैं। सीन जिसके बाद में गुड्डू बबलू के घर पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब घर के अंदर नए नए सामान आने लगे थे, लेकिन फिर भी पंडित जी को आज भी गुड्डू बबलू की लाई हुई वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े नहीं धुलाने थे, इसी के कारण उनकी मम्मी कपड़े धोती है। साथ ही में पंडित जी अल्टीमेटम दे देते हैं कि मिर्जापुर का शहर तुम्हारा हुआ है, ये घर आज भी हमारा है और हमारे तरीके से ही चलेगा। यानी कि पंडित जी को तो ये दोनों लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे कि इनके बेटे पता नहीं कैसे बन गए हैं। पंडित जी के जाने के बाद में इनकी मम्मी आके इनसे बात करती है कि गुड्डू हमें तुमसे कुछ बात कहनी थी, वो जो हमारा राशन वाला है ना वो हमसे थोड़े तमीज से बात नहीं करता, हमें इज्जत नहीं देता है, तुम्हारे पास में गन है ना तो तुम आज हमारे साथ चलो, हम वो नई वाली साड़ी पहन के आते हैं जो तुम हमारे लिए लेकर आए थे। गुड्डू अपनी मम्मी को कॉन्फिडेंस में ले आता है कि हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल चलिए, अभी बता के आते हैं उस आदमी को। उनकी मम्मी के जाने के बाद में बबलू गुड्डू को समझाता है कि देखो ऐसे मत करो, तुम हर चीज के अंदर गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब गुड्डू कहता है कि अरे हमारी मम्मी है वो, आखिर उनको इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर किसको इज्जत मिलेगी। जिसके बाद में गुड्डू अपनी मम्मी को लेके राशन वाले की दुकान पे आ जाता है और उसके बाद में राशन वाले का हाथ पकड़ के उसके ऊपर सीधा वो बाट मारने ही वाला था कि तभी उसका हाथ छोड़ देता है। यानी कि वो उस आदमी को बुरी तरीके से डरा देता है कि आज के बाद हमारी मम्मी को पंडिताइन तो बिल्कुल मत बोलना, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। और साथ ही में गुड्डू भैया ने अपनी गन भी निकाल के रख दी थी तो यह आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और पंडिताइन को कहता है कि बहन जी माफ कर दीजिए, आज के बाद से आपका हमेशा हमेशा का राशन फ्री, हमेशा हमेशा का नहीं बल्कि हमारे मरने के बाद में भी आपके घर पे राशन फ्री के अंदर जाएगा, आप हमको ऐसे ही बता देते। गुड्डू का सर इतना ज्यादा चकराया हुआ था कि वो उस दुकान से बाहर निकलने के बाद में हवा के अंदर ही फायरिंग कर देता है और चिल्ला चिल्ला के बताता है कि हम है गुड्डू पंडित और हमारे भाई का नाम है बबलू पंडित, अगर तुम लोगों को शहर के अंदर रहना है तो हमारे नाम को जान लो और हमसे डरना शुरू कर
दो। रोड पे गुड्डू एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी गोलियां इतना ज्यादा उसका दिमाग खराब कर चुकी थी। बबलू अपने काम को इतना ज्यादा सीरियस ले चुका था कि पूरे शहर के अंदर कट्टों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि गुंडे लोगों को कट्टे मिले थे। इसी के साथ में बबलू इस समय फ्री में भी बांट रहा था। उस्मान बोलता है कि आप तो हमारा धंधा खराब कर रहे हैं, गुंडों को तो आप फ्री के अंदर बांट रहे हैं और हमसे पैसे ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तब बबलू समझाता है कि उस्मान मियां, सबसे ज्यादा धंधा आपका ही बढ़ने वाला है। अगर कोई भी गुंडा आएगा और किसी को मारेगा तो हर किसी को खरीदने के लिए वापस से गन भी तो चाहिए, और अगर वही सारे लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे रिपोर्ट लिखाने के लिए तो पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे, बल्कि बोल देंगे आपको अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर वायलेंस होगा तो उसके डिफेंस में भी वापस से कट्टे ही चलेंगे। यानी कि एक आम आदमी भी अपने पास में कट्टा रखने लगा था। कट्टे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, हर कोई अब अपने पास में कट्टा रख रहा था, और इसके चक्कर के अंदर आपस के अंदर मर्डर की रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कालीन भैया गुड्डू और बबलू की इस प्रोग्रेस को देख के बहुत खुश थे और कहते हैं कि गुड्डू और बबलू को अब कट्टों के साथ साथ में कालीन के व्यापार में भी डाल देना चाहिए। कालीन यानी कि ड्रग्स के बिजनेस के अंदर, जहाँ पे मकबूल कहता है कि भैया हमें एक बात कहनी है। गुड्डू और बबलू काफी तेजी से ऊपर गए हैं और इसके अंदर मुन्ना भैया को लग रहा है कि उन्हें साइड लाइन मिल गई है। तो कालीन भैया कहते हैं कि मुन्ना भैया बेवकूफ है एक नंबर के, आगे जाके भविष्य में सारा का सारा व्यापार उनका ही तो होने वाला है, तो आखिर उन्हें साइड लाइन क्यों महसूस हो रही है, वो तो पागल है, तुम छोड़ो इस बात को। अगले सीन में हमें तो पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हेड ऑफिसर अपने सामने बैठे हुए इंस्पेक्टर जिनका नाम मौर्य था उन्हें खाना वाना खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं और उसके बाद में ऑर्डर्स देते हैं कि मिर्जापुर के अंदर रेड जोन चल रहा है, रोज के रोज कत्लेआम मच रहे हैं और कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी सीट मिर्जापुर की है, ऊपर से इस चक्कर के अंदर लखनऊ में भी बवाल चल रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि आपको मिर्जापुर भेजा जा रहा है। वो वायलेंस को तो कम कर ही सकता था, ऊपर से शहर को भी साफ कर ही सकता था। इसी के कारण हमें आखिरी सीन दिखाया जाता है कि मौर्य नए इंस्पेक्टर अब सीधा मिर्जापुर के अंदर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।